हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है एरिड एंड सेमी एरिड जियोमॉर्फोलॉजी, शुष्क और अर्धशुष्क भू आकार की। शुष्क और अर्धशुष्क भू आकार की आज हम बात करेंगे इसी पे। हमारा वीडियो दोस्तों चलता नहीं है क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं, खोल के पेज बंद कर देते हैं। लगता है कि ये कंटेंट अच्छी नहीं है, ये क्या बकैती कर रहा है। आपको तो चमक दमक चाहिए। अभी कोई लड़की आके बोले, उसके बातों में थोड़ा आपको लगेगा कि दम है, लेकिन कोई लड़का अपना दुखड़ा थोड़ा बहुत आपसे कह दे तो सोचेंगे अरे ये फेंक रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। यही आप सोचेंगे, अपना व्यू बढ़ाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम और हमारा एक छोटा भाई है साथ में, वो पीजी कर रहा है। मेरा पीजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो चुका है अच्छे परसेंटेज के साथ। लेकिन हम ये सोचते हैं कि आजकल के स्टूडेंटों की इतनी मानसिकता ख़राब हो चुकी है कि सोचते हैं कि इनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, ये क्या बोलेंगे, बीच में अटक जा रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे। पेज को तुरंत बंद कर देते हैं। जैसे खोलते हैं, थोड़ा बहुत अगर लगा कि इनकी अच्छी नहीं है, पेज अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हटाओ। उनको कंटेंट से मतलब नहीं है, उनको पेज से मतलब है। कोई लड़की अगर वीडियो में आ जाए चमक दमक लगाए हुए और लाली पाउडर, तो ये सब उनको अच्छा लगता है, वो उस पर टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन ये जो कह सकते हैं गरीब स्टूडेंट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, उस पर तो आप 10 मिनट 5 मिनट समय देखिए कि क्या उसमें क्वालिटी में है वीडियो में या नहीं है, क्या उसके नोट्स में दम है या नहीं है। मेरा ये हैंड रिटेन नोट्स है और मैं खुद इसको बनाया हूँ, खुद हाईलाइट करके पढ़ा हूँ। इसके बाद आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछता है कहीं एग्ज़ाम में, टीजीटी पीजीटी में, इस नेट में, तो यहाँ से बाहर आपका नहीं जाएगा। 60 नोट्स हैं, पर जो बेहद हैं, जो अच्छे कह सकते हैं बिंदु पॉइंट हैं, उन्हीं को मैंने रखा है। ये नहीं कि पूरा समरी उठा के रख दिया एक लेसन में शुष्क और अर्धशुष्क भू आकार की 10 पन्नों में आ गया। आप पढ़े, लाइन से पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। क्या मैटर रखता है यार, जब पूरा पढ़ाने लगे 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा शुष्क और शुष्क भू आकार की, फिर 4 घंटे की वीडियो हो जाएगी, 3-4 यूनिट बन जाएंगे 1-1 घंटे की। जो ज़रूरी है वही मैंने रखा है यहाँ पे। एक बार तो 5 मिनट आप ठहर के देखो, वीडियो पे ठहर के देखो। अगर नहीं अच्छा लगता है तो फिर कभी मत देखना। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट देखते हैं। एरिड एंड सेमी एरिड जियोमॉर्फोलॉजी का पहला पॉइंट है आपके स्क्रीन पर। उष्ण शुष्क भागों में सिल्की शैलों में रासायनिक अपक्षय द्वारा निर्मित कंदरायुक्त स्वरूप को टैफोनी कहते हैं। रासायनिक अपक्षय की बात किया है, वो भी कहाँ पे? उष्ण शुष्क भागों में। ऐसा नहीं है कि उष्ण शुष्क भागों में रासायनिक अपरदन नहीं होता है, अपक्षय नहीं होता है, होता है। रासायनिक अपक्षय की क्रिया होती है कहाँ पे? उष्ण शुष्क भागों में। उसी के कारण टैफोनी का निर्माण होता है। और टैफोनी किस किस चट्टानों पे बनती है ये भी देख लेते हैं। तो गिरनाइट, बालुका पत्थर, रायोलाइट और बेसाल्ट आदि पर नमक अपक्षय द्वारा टैफोनी का निर्माण होता है। अगला जो पॉइंट है, अगले पॉइंट की बात करें, पथरीली सतह पर पड़े पेबुल बोल्डर। वर्ड थोड़े कठिन हैं, लेकिन आपने अगर इससे पहले एक बार भी अध्ययन किया होगा जियोमॉर्फोलॉजी का तो इन सबसे परिचित होंगे आप। पथरीली सतह पर पेबुल बोल्डर तथा अन्य शिलाखंडों पर बाह्य सतहों पर लौह ऑक्साइड, सिलिका आदि का गहरे लाल या काले रंगों की कोडिंग हो जाती है। यहाँ पे कोटिंग लिखा है, लेकिन कोडिंग हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मरु वार्निश कहते हैं। अगला पॉइंट है, जल के नीचे जाने के कारण खनिज नीचे जाकर जमा होने लगते हैं। इनके सघन होने पर ठोस क्रस्ट का क्या होता है? जमीन के नीचे निर्माण होता है, जिसे ड्यूरी क्रस्ट कहते हैं। और ड्यूरी क्रस्ट के खनिजों के प्रभुत्व के आधार पर अलग अलग नाम हैं। सिलिका के आधार पर सिलिक्रेट, जब सिलिका की प्रधानता अधिक होगी, कह सकते हैं सिलिका की जब मात्रा अधिक होगी जिस खनिज में, उसको सिलिक्रेट। एल्युमिनियम की अधिकता वाले को आल्क्रेट। फेरियस ऑक्साइड या लोहा की जो कहते हैं, लौह अयस्क जिसमें ज़्यादा होगा जिस चट्टान में, उसको
फेरिक्रिट, कालक्रिट कैल्शियम की अधिकता के कारण, जीपक्रिट जिप्सम की अधिकता के कारण, और सालक्रिट नमक की अधिकता के कारण। तो आप वर्डों को पकड़िए, आलक्रिट एल्युमिनियम, फेरिक्रिट फेरियस ऑक्साइड जो लोहा होता है, कालक्रिट कैल्शियम, जीपक्रिट जिप्सम, सालक्रिट साल्ट या नमक आदि के प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं हम ड्यूरी क्रस्ट को। अब जो एरिड और सेमी एरिड से जो अपर्दनात्मक स्थल रूप होते हैं उनको देख लेते हैं, कौन कौन से अपर्दन के द्वारा स्थल रूप बनते हैं। तो अपर्दनात्मक स्थल रूप पहला जो है अपवाह बेसिन या वात गर्त का निर्माण होता है। इसको पवन गर्त यूएसए के ग्रेट प्लेन्स में लघु आकार वाली अपवाह बेसिनों को क्या कहते हैं? बफेलो वालेस। ये वर्ड महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में आप जान रहे हैं कि जब टॉर्नेडो को पूछ सकता है कि टॉर्नेडो का स्थानीय नाम क्या है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, यहाँ से नहीं बना सकता कि पवन गर्त या वात गर्त या लघु आकार की अपवाह बेसिनों को अमेरिका में बफेलो वालेस कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा। मंगोलिया में पांगकियांग क्या कहते हैं? मंगोलिया में पांगकियांग कहते हैं। इंसेलबर्ग दूसरा है स्थल रूप जो है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग आप देखते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है उसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, ठोस पहाड़ियाँ होती हैं, उन्हीं को हम इंसेलबर्ग कहते हैं। जर्मन भाषा का ये शब्द है इंसेलबर्ग, इन्हें बोर्नहार्ट भी कहते हैं। ये भी पूछ सकता है कि इंसेलबर्ग को बोर्नहार्ट भी कहते हैं और इंसेलबर्ग किस भाषा का शब्द है? तो जर्मन भाषा का शब्द है। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें, अगला जो स्थल रूप है छत्रक शिला, मशरूम रॉक। इसे सहारा में गारा ये वर्ड आया हुआ है। पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है कि छत्रक शिला को क्या कहते हैं सहारा में? तो गारा बोलते हैं। अगला है भूस्तंभ, डिमोसेल्स। भूस्तंभ आप देखे होंगे, ये भी कठोर चट्टानें होती हैं और इस आकार में होती हैं। आप कभी आपने देखा होगा भूस्तंभ, तो ऐसे होती हैं। ये जो आकार होती है ये भूस्तंभ की होती है। ऐसे ही इंसेलबर्ग होता है ऐसे। तो ये तो भूस्तंभ क्या हो गया? भूस्तंभ का शायद मैं बता रहा हूँ आपको, शायद ऐसा आकार होता है भूस्तंभ, कुछ ऐसी आकार में होता है। मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं रखा है क्योंकि पिक्चर रखने से बहुत वीडियो लंबा हो जाता और पीडीएफ समझ रहे हैं कि ये वीडियो भी लंबा खींचा जाता। क्योंकि आपने अगर एक बार भी ज्योग्राफी पढ़ा है इससे पहले तो इंसेलबर्ग का अब दिमाग आपके दिमाग में होगा इंसेलबर्ग का आकार क्या होता है, छत्रक शिला का आकार क्या होता है, भूस्तंभ का आकार क्या होता है, जीवजेन का आकार क्या होता है। तो आपने अगर पढ़ा है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। जीवजेन, यारडंग, ड्राइकांटर, ये सब किससे बनते हैं? पवन या एरिड जो मॉर्फोलॉजी के क्षेत्र के भूआकृति कह सकते, भूआकृतिक स्वरूप हैं। ये जो ड्राइकांटर है 3 फलक वाला जो बुंडर होता है इसको ड्राइकांटर कहते हैं। लेकिन जब ये 8 फलक हो जाता है इसमें तो इसी को बेंटिफेक्स कहते हैं। बेंटिफेक्स शायद एक बार पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी में नहीं आया है वर्ड। बेंटिफेक्स ड्राइकांटर एक प्रकार का है। 3 फलक का होगा तो उसको ड्राइकांटर कहेंगे, 8 फलक जब हो जाएंगे उसमें तो उसी को हम क्या कहेंगे? बेंटिफेक्स कहेंगे। अगला है जालक या जालीदार शिला। जालक या जालीदार शिला, कुछ चीज़ें कटा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये जान लीजिए कि जो स्वरूप हैं, स्थल रूप हैं, वो नहीं कटे हैं। 8 ही पर यहाँ पे मैंने 8 ही लिखा है। आगे कुछ वर्ड पीडीएफ में लगता है कटा हुआ है। चलिए मैं उसको देख लेता हूँ क्या कटा है, क्योंकि एक भी छूटेगा। हाँ दोस्तों, एक पॉइंट छूटा हुआ था, 8वां है, 9वां छूटा हुआ था। 9वां क्या था? ये पुल या खिड़की आपने अगर पढ़ा है तो पुल या खिड़की का जो निर्माण होता है वो पवन के द्वारा होता है। इसको पवन वातायन भी कहते हैं।
जब छिद्र हो जाता है, जैसे हवा पास सीटी बजाते हुए निकलती है, उसको हम पुल या खिड़की बोलते हैं। और जब वो छिद्र बड़ा हो जाता है तो पुल के तरीके हो जाता है। बीच में जब स्थान खाली हो जाता है तो इस पार से उस पार जाने के लिए एक लगता है कि पुल बन गया है, तो उसी को पुल बोलते हैं, पुल या खिड़की। छोटा रहेगा तो खिड़की के तरीके सीटी बजाते हुए आवाज़ हवा करते हुए निकलेगी, अन्यथा बड़ा हो जाएगा जब वही छिद्र तो पुल बन के तरीके दिखेगा। तो आगे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है पवन द्वारा परिवहन। मुख्य रूप से परिवहन होता है निलंबन, साल्टेशन या ट्रैकन या ट्रैक्शन के द्वारा संपन्न होता है। निलंबन लटक कर, साल्टेशन तथा ट्रैकन या ट्रैक्शन के माध्यम से संपन्न होता है क्या? पवन द्वारा परिवहन की क्रिया। अगला बात करें हम तो अगला है निक्षेपणात्मक स्थल रूप बी। पहला हो गया था अपरतनात्मक स्थल रूप, अब देखेंगे निक्षेपणात्मक स्थल रूप। बालुका स्तूप इसमें इम्पोर्टेंट है, इसके अलग अलग नाम हैं, इनको आपको याद रखना होगा। इनका आकार गोल, नवचंद्राकार या अनुवृत्ताकार होता है। इनका आकार कैसा होता है? गोल भी होता है, नवचंद्राकार भी होता है। नवचंद्राकार मतलब आप देखते होंगे कि जब 2-4 दिन का चंद्रमा का जो आकार होता है उसको नया चंद्रमा कह सकते हैं, नवचंद्राकार। अनुवृत्ताकार का आकार भी होता है इसका। अगला पॉइंट है इनका पवनमुखी ढाल। जो पवनमुखी ढाल है ये 5 से 20 डिग्री होता है, लेकिन पवन विमुखी जो ढाल है वो ज़्यादा होता है, 20 से 30 डिग्री। हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या होता है अगर हम याद कर लेते हैं तो फ़ायदा ही तो होगा। मान लो कभी घुमा के पूछ लिया तो दिक्कत हो जाए। इनका पवनमुखी जो ढाल है, जिधर से पवन चलती है उधर तो ढाल कम होता है, लेकिन जिस तरफ ये इकट्ठा करके पवन जिधर से चलती है उधर ढाल कम होता है, 5 से 20 डिग्री। और पवन विमुखी, पवन के जस्ट उल्टा वाला जो जिधर से पवन चलती है वो तो हो जाएगा पवनमुखी, और जिधर से नहीं चलती उधर पवन विमुखी, तो उसका ढाल ज़्यादा होता है, 20 से 30 डिग्री। आगे हम बात करें इसके निर्माण के लिए रेत की अधिकता। निर्माण के लिए रेत की अधिकता होनी चाहिए, आवश्यक दशाओं में आ जाएगा। इसके निर्माण के लिए रेत की अधिकता, तीव्र पवन वेग होना चाहिए, पवन के मार्ग में अवरोध होना चाहिए, निर्माण के लिए उचित स्थान होना भी आवश्यक है, क्योंकि हर जगह बालुका स्तूप का निर्माण नहीं होता। तो इसके कंडीशन थे। अगले पॉइंट की हम बात करें, ये पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा ऊपर वाला जियोमॉर्फोलॉजी का पीडीएफ नीचे आ जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये कुछ जगह छेक ले रहा है, उससे मतलब नहीं है, आपको कंटेंट मिल रहा है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ तो लगे कि आपको कंटेंट अच्छी नहीं है। तो आप बस कंटेंट पे ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट है बालुका स्तूप प्रायः समूह में मिलते हैं। कहीं भी बालुका स्तूप देखने को मिलेगा तो समूह में मिलेगा, इसलिए इन्हें समूह स्तूप या स्तूप माला भी बोलते हैं, या स्तूप श्रृंखला भी कह देते हैं। सबसे पहले जो इनका वर्गीकरण किया था वो बैगनाल्ड महोदय ने 1933 में 2 प्रकार बताए थे। एक बताया था इन्होंने बरकान और दूसरा सिप। हैक महोदय ने इसका वर्गीकरण, जो बालुका स्तूप है इसका वर्गीकरण किया 1941 में। ये इम्पोर्टेंट है कि बालुका स्तूप का 2 लोगों ने वर्गीकरण किया था, एक बैगनाल्ड ने 1933 में, एक हैक ने 1941 में। ये दोनों आपको याद होना चाहिए कि बालुका स्तूप का वर्गीकरण किया गया है। अब बालुका स्तूप आप पढ़ते हैं कि ये तो निक्षेपणात्मक स्थल रूप है, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये इसका वर्गीकरण कोई किया है। ऐसे पूछ ले कि बरखान और सीप में बालुका स्तूप को किसने बांटा, या अनुप्रस्थ या परवलयिक स्तूप, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप को किसने डिवाइड किया है, थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस हिसाब से आज के समय में क्वेश्चन का रूप जो है चेंज होते रहे, फॉर्म चेंज होते जा रहे हैं क्वेश्चन का, आप देख रहे हैं दिन पर दिन जो क्वेश्चन बनाने का जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। यूजीसी का आप देख रहे हैं नेट का पेपर पहले कैसा बना था अब कैसा बना रहा है, तो घुमा के पूछ सकता है। आपको याद करने होंगे, आपको पढ़ने होंगे, बार बार रिपीट करने होंगे।
तो हैक ने अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स ड्यून्स जिसको बोलते हैं, परवलिक बालुका स्तूप पैराबोलिक ड्यून्स जिसको बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्तूप लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स जिसको बोलते हैं, 3 भागों में हैक ने 1947 में बांटा था, अनुप्रस्थ, परवैलिक और अनुदैर्ध्य में। बैगनाल्ड महोदय ने 2 प्रकार बताए, बरखान और सीप। बरखान जो होता है वो अनुदैर्ध्य ही होता है। सीप का जो होता है आकार कह सकते हैं, फॉर्म जो है वो अनुदैर्ध्य के अनुसार अनुदैर्ध्य के जैसा ही होता है, और बरखान जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है। इतना आप ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत अंतर है, आगे हम इसका डिस्कस करेंगे इस पर। परवैलिक जो होता है थोड़ा अलग होता है। पैराबोलिक ड्यून्स जो होता है इसमें हवाएं चारों तरफ से अंदर की तरफ चलती हैं, इसका जिक्र करेंगे हम। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, अब ये देखते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप होता क्या है। ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर, ये वर्ड कहीं आ जाए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। समकोण कहीं आ जाए तो आँखें मूंद के आपका करेंगे, अनुप्रस्थ पे टिक करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसे आड़े बालुका स्तूप भी कहते हैं। इनका निर्माण मंद पवनों द्वारा अधिक रेतीले वाले भागों में होता है। अनुदैर्ध्य की बात करें तो अनुदैर्ध्य पवना अनुवर्ती होता है। कैसा होता है? पवना अनुवर्ती बालुका स्तूप होता है। पवन की दिशा में उसके समानांतर निर्मित लंबे लंबे स्तूपों को पवना अनुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप कहते हैं। ये मरुस्थलों के आंतरिक भागों में निर्मित होते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जो मरुस्थल है उसके पश्चिमी क्षेत्र में अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप देखने के मिलेंगे, क्योंकि आंतरिक भागों में अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप पाए जाते हैं किसी भी मरुस्थल में, किसी भी डिजर्ट में। लेकिन जब हम अनुप्रस्थ बालुका स्तूप की बात करते हैं तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? राजस्थान के मरुस्थल में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, गंगानगर आप कह सकते हैं, गंगानगर जो जिला है हनुमानगढ़ का जिला है, उस क्षेत्र में आपको अनुप्रस्थ बालुका स्तूप देखने को मिलेंगे। बालुका स्तूप का निर्माण नदी के द्वारा भी होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि बालुका स्तूप पवन के द्वारा ही बनता है। बालुका स्तूप तटीय भू आकार में भी आता है जब डीप में अध्ययन करेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया आज तक। कभी पूछा जाएगा तो पवन को बेस बना के ही पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप की। पवना अनुवर्ती बालुका स्तूप भी बोलते हैं इनको, लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स। पवन के दिशा में उसके समानांतर निर्मित लंबे लंबे स्तूपों को क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। ये मरुस्थलों के आंतरिक भागों में निर्मित होते हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया इसका। इसे रेत कटक सीप भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, अनुदैर्ध्य आपस में समानांतर होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तथा इसके बीच में स्थित बालुका कॉरिडोर सहारा में इसे क्या बोलते हैं? सहारा में क्या बोलते हैं? गासी। गासी एक ऐसा क्षेत्र होता है किसी भी मरुस्थल में जो बीच में 2 बालुका स्तूप के बीच, जैसे समानांतर हो गए तो बीच में ऐसा जगह होता है जिसमें कारवां के लिए रास्ते जाते हैं। अब देखेंगे कभी भी जो ऊंचे टीले होते हैं बालुका स्तूप या अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप होते हैं वहाँ से नहीं गुजरा जा सकता। कभी भी जो रेगिस्तान का जो जहाज होता है, ऊँट जो होता है, ये गासी के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। कारवां के लिए रास्ता यहीं से गुजरते हैं क्योंकि ये समानांतर होते हैं। अगला पॉइंट है परवैलिक बालुका स्तूप की बात हम करें। ये सामान्यतः आंशिक रूप से रेतीले भागों में विकसित होते हैं। जो परवैलिक बालुका स्तूप होते हैं ये सामान्यतः आंशिक रूप से रेतीले भागों में विकसित होते हैं। ये बरखान की तुलना में अधिक लंबे तथा सकरे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे और सकरे होते हैं। किसकी तुलना में? बरखान की तुलना में। अवरोधक वनस्पति के कारण ये निर्मित होते हैं। आंशिक रूप से स्थायी होते हैं, मतलब इनका जो स्थान है, प्लेस है, चेंज होता रहता है। आज ये कहीं और है तो दूसरे दिन इनका स्थान कहीं और हो जाएगा। परवैलिक बालुका स्तूप।
अब बरखान की हम बात करें, बरखान और अनुप्रस्थ में यहाँ पे कन्फ्यूज अक्सर स्टूडेंट हो जाते हैं, मैं भी कई बार कन्फ्यूज हुआ था। कभी भी जब समकोण का यूज करेगा, अगर किसी भी प्रश्न में समकोण यूज अगर किया तो समझ लीजिए वहाँ पे अनुप्रस्थ ही सही आंसर होगा, बरखान नहीं होगा। आप जानते हैं कि अनुप्रस्थ का ही भाग बरखान है, उसी को हम बरखान बोलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंतर है। इस वजह से विकल्प में बरखान भी रहेगा, अनुप्रस्थ बालका स्तूप भी रहेगा, लेकिन राइट आंसर कौन सा होगा? अनुप्रस्थ होगा। बरखान स्तूप ये विशिष्ट प्रकार के अनुप्रस्थ बालका स्तूप ही होते हैं। विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं? अनुप्रस्थ बालका स्तूप होते हैं, जिनका आकार चापाकार, ये वर्ड आप पकड़ेंगे, चापाकार, अर्धचंद्राकार, चंद्रमा का जो रूप होता है आधा, अर्धचंद्राकार, चापाकार, अर्धचंद्राकार का कहीं भी अगर यूज कर दे प्रश्न में तो आप बरखान टिक करेंगे। इनका निर्माण प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर होता है। यहाँ पे समकोण तो यूज कर दिया है, लेकिन आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि समकोण का जब भी कहीं यूज होगा तो बरखान नहीं होगा, अनुप्रस्थ होगा। अगर दोनों विकल्प में है तब, अगर विकल्प में अनुप्रस्थ नहीं दिया है तो बरखान राइट आंसर तो होना ही है। शिव की बात करें, तलवार की भांति अनुदैर्घ्य होता है, जिसका जिक्र मैंने किया था। अनुदैर्घ्य बालका स्तूप के तरीके शिव का आकार होता है, ये आंतरिक भागों में निर्मित होते हैं। अगला पॉइंट है तारा आकार बालका स्तूप। ये 3 से 4 जयाकार इसकी भुजाएं होती हैं। तारा आप देखे होंगे, स्टार में 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 से 4 जयाकार भुजाएं होती हैं, किसी केंद्रीय टीलों के बाहर की ओर निकले रहते हैं। यहाँ से हवाएं क्या होती हैं? आपने अगर प्रतिचक्रवात अगर पढ़ा होगा तो बाहर की तरफ हवाएं जाती हैं, परिवर्ती दिशाओं वाली तीव्र पवनों से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। तो आपने अगर प्रतिचक्रवात अगर पढ़ा होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में अच्छे से आएगा ताराकार बालका स्तूप का। अगला पॉइंट है वितरित बालका स्तूप। ये क्या होता है? वितरित बालका स्तूप असममित कटक आकार की दृष्टि से ताराकार ये भी होते हैं, अनुदैर्घ्य स्तूपों के भांति ये मध्यवर्ती रूप होता है इनका। ये कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप अगर पढ़ें हैं तो अच्छी बात है, एक बार जरूर देख लीजिए। अगला पॉइंट है झाड़ियों के पीछे निर्मित स्तूप को क्या बोलते हैं? नेबखा। नेबखा वर्ड शायद पूछा गया है, मैंने अभी नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है पूछ ले, लगता है पूछा गया पीजीटी में। झाड़ियों के पीछे निर्मित स्तूपों को क्या बोलते हैं? नेबखा बोलते हैं। अगला पॉइंट है रेगिस्तानों के लघु गर्तों के पीछे 9 चंद्राकार स्तूपों को लूनेट क्या बोलते हैं? लूनेट। रेगिस्तानों के लघु गर्तों के पीछे 9 चंद्राकार स्तूपों को लूनेट कहते हैं। उष्ण रेगिस्तानों भागों में पवनों द्वारा अपर्दित मैदान को हमादा, ये वर्ड आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, हमादा। चलिए इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। उष्ण रेगिस्तानी भागों में पवन द्वारा अपर्दित मैदानों को क्या बोलते हैं? हमादा। उष्ण रेगिस्तानी भागों में पवन द्वारा अपर्दित मैदानों को क्या बोलते हैं? हमादा। आपने हम्स सुना होगा, प्लेन सुना होगा डेविस का, पान प्लेन सुना होगा किरकर्मे का, उसी के समान हम्स भी होता है, जो कि काष्ठ भू आकार के क्षेत्र में विकसित होता है। पेनिप्लेन के समान हम्स होता है, और हमादा भी उसी का रूप है, जो कि सेमी एरिड जोन में विकसित होता है। यह आपको कोई नहीं बताया होगा, हमें लगता है आपको शायद इससे पहले मालूम नहीं होगा कि पेनिप्लेन के जैसा ही हमादा होता है, जो सेमी एरिड जोन में विकसित होता है। कास्ट टोपोग्राफी क्षेत्र में आप देखेंगे हम्स विकसित होता है, वो भी पेनिप्लेन के समान होता है, किरकर्मे के पान प्लेन या डेविस के पेनिप्लेन। अगला पॉइंट है 3 से अधिक बाहर निकली हुई भुजाओं को तारा स्तूप कहते हैं। स्टार ड्यून्स की हमने अभी जिक्र किया इससे पहले। मोटी रेत से निर्मित स्तूप को वेल बैंक, ये तो पूछा गया क्वेश्चन, आपने अगर पीजीटी का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। मोटी रेत से निर्मित, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक ना, घुमा के कभी ऐसा पूछ लेगा, तो आपको अक्सर 4 विकल्पों में खुद से समझना होता है कि कौन सा विकल्प सही होगा।
क्योंकि ऐसे में 2-3 विकल्प लगते हैं सही हैं, लेकिन होता एक ही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, थोड़ा बहुत घुमाएगा ही। तो मोटी रेत से निर्मित स्तूप को क्या बोलते हैं? वेल बैक। तथा इसके बृहद रूप को क्या बोलते हैं? द्रास। जो व्हील बैक है इसी के बृहद रूप को क्या बोलते हैं? लार्ज रूप को द्रास कहते हैं। लोयस का जो मैदान होता है, आपने जानते होंगे कि ह्वांगो नदी के बेसिन में लोयस का मैदान, इसीलिए पीली नदी कहते हैं। लोयस का मैदान ह्वांगो नदी में बहुत, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। मंगोलिया के मरुस्थल से उड़ा के लाया गया, मध्य एशिया के मरुस्थल से जो सैंड हैं, बालू हैं, वो उड़ा के ह्वांगो बेसिन में जमा किए गए हैं। ये लोयस उपजाऊ होता है। इसके 2-3 नाम हैं। चीन में इसको लोयस कहते हैं। और लोयस का जो नामकरण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये आप बताएंगे। चीन का भूगोल जिन्होंने लिखा है यूरोपियन जोग्राफर थे। फ्रांस में लेमन कहते हैं, यूएसए में एबोट कहते हैं। जिससे में क्या बोलते हैं? लोयस को एबोट बोलते हैं। जैसे पूछ लिया था, इससे पहले मैंने जिक्र किया, था टार्नेडो को स्थानीय, जो टार्नेडो का स्थानीय नाम अमेरिका में है या कैरिबियन क्षेत्र में जो नाम है उसका, वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ से पूछ ले कि लोयस का जो यूएसए में नाम है क्या? एबोट। फ्रांस में लेमन कहते हैं और चीन में लोयस कहते हैं। जल निर्मित स्थल रूप। अब एरिड जोन वाला तो हमने स्थल रूपों को देख लिया। अब जल निर्मित मरुस्थलीय स्थल रूप, सेमी एरिड जोनों को अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा। पहला पॉइंट है बाल्सन या प्लाया। कई बार क्वेश्चन में प्लाया को रेगिस्तानी स्थल रूपों में अपरदनात्मक स्थल रूप माना गया है, ये यूजीसी ने माना है। लेकिन आप जानते हैं प्लाया एक झील होती है, नमक की झील होती है बाल्सन तथा प्लाया। तो आपके दिमाग में आता होगा कि ये तो निक्षेपण के द्वारा बनती होगी, लेकिन ये आपका भूल है। क्योंकि जब पौने एक जगह से बालू को उड़ा के दूसरी जगह जमा करते हैं, जब गड्ढे का निर्माण होता है उसी को प्लाया बोलते हैं। शायद इससे पहले आपको नहीं मालूम होगा। इसी को बेस बना के यूजीसी ने प्लाया को क्या माना है? अपरदनात्मक स्थल रूप माना है। रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी जो बेसिन होती है उसको बाल्सन कहते हैं। बाल्सन की तली में जब सिल्ट या नमक का निक्षेप ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्लाया। बाल्सन का ही रूप है प्लाया। जब झील रहेगी उसमें नमक की मात्रा कम रहेगी तो उसको बाल्सन बोलेंगे। जब नमक या सिल्ट का निक्षेप ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्लेया या प्लाया। अधिक नमक वाली प्लेया को सैलिनास भी बोलते हैं। जब नमक की मात्रा और बढ़ जाए तो उसकी मिठास या कड़वाहट और बढ़ जाती है, और मिठास कहिए या कड़वाहट कहिए, सैलिनास। अधिक नमक वाले प्लेया को क्या बोलते हैं? सैलिनास कहते हैं। अरब में प्लेया को क्या बोलते हैं? खबारी तथा ममलाहा। ये वर्ड शायद आपने पहली बार सुना होगा। तथा सहारा में क्या बोलते हैं? सट। प्लेया के 2-3 नाम हैं, अरब में खबारी तथा ममलाहा तथा सहारा में सट कहते हैं। ये स्थानीय नाम है। अब बजादा क्या होता है ये देख लीजिए। प्लेया तथा पर्वतीय अग्रभाग के मध्य मंद ढाल वाले मैदान को बजादा कहते हैं। प्लेया के जस्ट ऊपरी वाले भाग, और पर्वतीय अग्रभाग होता है इसको पेडिमेंट कहते हैं, उसके जस्ट नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? बजादा कहते हैं। ये होता है निक्षेपणात्मक स्थल रूप। इसको हम मान सकते हैं निक्षेपणात्मक, क्योंकि ये बेसिन में जो नदियाँ आती हैं उसके द्वारा बजादा, एक जलोढ़ पंखों द्वारा निर्माण के द्वारा बजादा का निर्माण होता है। लेकिन जो बाल्सन होता है या प्लेया होता है इसको हम निक्षेपणात्मक स्थल रूप नहीं मान सकते यूजीसी के अकॉर्डिंग। तो मंद ढाल वाले को क्या बोलते हैं? बजादा। बजादा का जो ढाल होता है ऊपर की ओर 8 से 10 डिग्री होता है तथा नीचे की ओर 1 डिग्री से भी कम होता है। इसका निर्माण जलोढ़ पंखों के द्वारा होता है, जैसा कि मैंने जिक्र किया। पेडिमेंट देख लेते हैं। पेडिमेंट क्या होता है? तो पर्वतीय अग्रभाग
तथा बजादा के मध्य भी जो अपर्दित क्षेत्र होता है, ये अपर्दन के द्वारा बनते हैं पेडिमेंट। समान ढाल वाले भाग को क्या बोलते हैं? पेडिमेंट कहते हैं। पेडिमेंट का निर्माण अपर्दन तथा बजादा का निर्माण निक्षेप के द्वारा होता है। इससे संबंधित कुछ सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत, उनको देख लेते हैं। बार बार रिपीट होता है, यहाँ से सिद्धांत थ्योरी अक्सर पूछ लिया जाता है। पर्वताग्र पीछे हटने का जो सिद्धांत है लासन का है, 1915 में दिया था। चादरी बाढ़ का सिद्धांत जो है मैगी द्वारा दिया गया 1897 में। सबसे पहले यही सिद्धांत आई, चादरी बाढ़ सिद्धांत मैगी द्वारा जो दिया गया था। मैगी खाने वाला नूडल्स नहीं है, ये नाम है, एक ज्योग्राफर हैं। चादरी बाढ़ का सिद्धांत 1897 में मैगी द्वारा दिया गया। पार्श्विक अपरदन का सिद्धांत लगभग 4 से 5 बार यूजीसी ने रिपीट किया है, 2-3 बार पीजीटी में रिपीट हुआ है। पार्श्विक अपरदन का सिद्धांत जीके गिलबर्ट का है। पार्श्विक अपरदन में और पर्वताग्र पीछे हटने के जो सिद्धांत है लासन के सिद्धांत में और गिलबर्ट के सिद्धांत में अक्सर कन्फ्यूज होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत में पर्वताग्र पीछे हटने का सिद्धांत जो लासन ने दिया था 1915 में, और पार्श्विक अपरदन का सिद्धांत जो जीके गिलबर्ट द्वारा दिया गया है, इसमें कन्फ्यूज अक्सर आप हो जाएंगे कि पार्श्विक अपरदन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप लासन भी लगा के आ सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक बार कन्फ्यूज हो गया था दोनों में। याद रखेंगे आप। अपरदन चक्र की संकल्पना का सिद्धांत जेसी पुक का, ये पूछा नहीं गया है, शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया हुआ है। अपरदन चक्र की संकल्पना का सिद्धांत जेसी पुक ने दिया था। मिश्र सिद्धांत अभी तक तो नहीं पूछा गया है, आगे नहीं कहा जा सकता। ब्रायन, डेविस, शार्प, गिगुली, रिच, ब्रैडले, ये 6 विद्वान हैं जो मिश्र सिद्धांत, मिक्स थ्योरी दिए। कब आई ये थ्योरी? 1923 में, 1923 में। क्षैतिज अपरदन द्वारा पेडिमेंट का निर्माण 1912 में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्षैतिज अपरदन किसका था? पेज, जॉनसन, ब्लैक बॉर्डर, ये 3 बार तो पूछा गया है, 3 या 4 बार ये रिपीट किया गया क्वेश्चन। बर्की नहीं थे उसमें, पेज थे, जॉनसन थे और ब्लैक बिल्डर थे। मॉरिस डगलस और सिडनी का नाम नहीं आया इसमें। ये 6-7 विद्वान हैं जो पेडिमेंट के क्षैतिज अपरदन सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। उत्खात स्थलाकृति, बैंडलैंड टोपोग्राफी, चंबल की घाटी, ये आपको आता होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे हिमानी भू आकारकी के साथ, ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें मैंने थोड़ा अच्छे से कह सकते हैं, अच्छा मैटर मैंने इसमें आपको दिया है। 1 से 2 बार आप देखने का प्रयास कीजिए। और ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हुआ क्योंकि इसमें मैटर ज़्यादा था और मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसमें किसी चीज़ को छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। तो आप इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से रट लेते हैं। कभी देखिए रटना भी पड़ता है, कभी समझना भी पड़ता है। कुछ चीज़ें होते हैं रट के याद किया जाता है। तो जो नाम हैं, स्थानीय नाम हो गए, जो कह सकते हैं कठिन वर्ड हैं, उनको आपको रटना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगला जो टॉपिक होगा 9वां और आखिरी, शायद मेरे ज्योग्राफी के PDF के अनुसार ये आखिरी होगा, हिमानी भू आकारकी आखिरी होगा, क्योंकि 21वां पेज चल रहा है। 24 पेज मैंने जियोमॉर्फोलॉजी को शॉर्टकट में लिखा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।